एक छोटी सी गलती और पूरी जिंदगी बदल जाती है। ये कहानी है रे नाम के एक पिता की, जिसका एक पल का ध्यान भटकना आगे चलकर उसे उस हद तक ले जाएगा जहां उसे खुद अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। रे अपनी पत्नी और छोटी बेटी पैरी के साथ गाड़ी में सफर कर रहा है। पैरी का MP3 प्लेयर नीचे गिर जाता है और उसे ढूंढते ढूंढते बच्ची की नजर बाहर उड़ते एक गुब्बारे पर पड़ती है। बस यही एक पल, वो गुब्बारे की तरफ भागती है और उसके पीछे पीछे शुरू होता है एक ऐसा हादसों का सिलसिला जिसका अंत किसी को पता नहीं था। एक आवारा कुत्ता अचानक पैरी के सामने आ जाता है। रे उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता टस से मस नहीं होता। घबराए हुए रे को तभी एहसास होता है कि उसकी बेटी एक पुरानी टूटी इमारत के किनारे खड़ी है। वो एक ईंट उठाता है, कुत्ते की तरफ फेंकने के लिए दौड़ता है और तभी कुछ ऐसा होता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। ईंट निशाने से बस कुछ इंच दूर जाकर गिरती है और जब रे को होश आता है तो पीछे से उसकी पत्नी की चीखें सुनाई देती हैं। पैरी गिर चुकी है, पत्नी उस पर चिल्लाती है, हाथ उठाती है और घबराहट में रे उसे परे धकेल देता है, लेकिन अगले ही पल वो संभल जाता है। उसकी बेटी जिंदा है, बस उसका हाथ टूटा है। बिना एक पल गंवाए रे बेटी को गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ भागता है। अस्पताल यहाँ से महज 3 किलोमीटर दूर है। रास्ते में ट्रैफिक की वजह से रफ्तार धीमी पड़ जाती है, लेकिन आखिरकार वो अस्पताल पहुंच ही जाता है। उसे लगता है कि एक बाप का फर्ज निभाकर उसने अपनी बेटी को बचा लिया, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। ये अस्पताल किसी अजीब सपने जैसा है। इतने छोटे कस्बे में इतनी भीड़। रिसेप्शन पर लाइन देकर रे परेशान हो जाता है, लेकिन बेटी की खातिर वो लाइन तोड़ने की कोशिश करता है। नर्स मना कर देती है। पत्नी थोड़ी देर के लिए बेटी को लेकर बैठने चली जाती है और रे किसी तरह रिसेप्शन पर नाम दर्ज करवा ही लेता है। तभी कुछ अजीब होता है। पीछे खड़ी एक नर्स किसी नए मरीज की जानकारी सुनकर फोन उठाती है और किसी अनजान डिपार्टमेंट को इशारे में कुछ बताती है। रे को इंतजार करने भेज दिया जाता है और उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। इंतजार के दौरान खिड़की से बाहर उसे कुछ अटपटा दिखता है। एक स्ट्रेचर पर घायल शख्स को साइड के दरवाजे से अंदर लाया जाता है और एक कर्मचारी एक अजीब सा बॉक्स किसी को थमाकर बदले में एक मोटा लिफाफा लेता है। रे को शक तो होता है, लेकिन वो सोचता है शायद अस्पताल का अपना कोई काला धंधा हो। उसे बस बेटी का इलाज चाहिए। आखिरकार उसकी बारी आती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के सवाल खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। पर्सनल सवालों की झड़ी लग जाती है और जब रे उनमें से कुछ का जवाब देने से मना करता है तो सामने वाला बताता है कि उसका मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ काम नहीं करता। थक हार कर रे कैश में पेमेंट करने को तैयार हो जाता है, बस डॉक्टर जल्दी मिल जाए। आखिरकार एक बुजुर्ग नरम स्वभाव के डॉक्टर बर्थरम मिलते हैं। जांच के बाद वो बताते हैं कि हाथ की हड्डी सच में टूटी है, लेकिन एहतियातन बेटी की आंखों की भी जांच करते हैं और अजीब तरीके से उसकी आंखों की तारीफ करने लगते हैं। दंपति को अजीब लगता है, पर डॉक्टर समझाते हैं गिरने की वजह से दिमाग में चोट की आशंका है, इसलिए एक CT स्कैन जरूरी है। महंगा प्रोसीजर है, लेकिन एक पिता के लिए पैसे मायने नहीं रखते। एक खूबसूरत नौजवान वार्ड बॉय ब्रूस बेटी के लिए एक गुड़िया लेकर आता है। भरोसा जताते हुए रे मान जाता है, लेकिन जांच के दौरान सिर्फ एक अभिभावक को अंदर जाने की इजाजत होती है। रे बाहर से ही देखता रहता है जैसे उसकी पत्नी और बेटी को लिफ्ट में अंदर एक स्पेशल निचली मंजिल की तरफ ले जाया जाता है। उसे उस वक्त अंदाजा भी नहीं था ये उसकी पत्नी और बेटी से आखिरी मुलाकात हो सकती है। थकान से चूर रे की आंख लग जाती है। जब आंख खुलती है तो 4 घंटे बीत चुके हैं। CT स्कैन जैसी जांच में 4 घंटे। रे रिसेप्शन पर पूछताछ करता है, लेकिन वहां अब एक नई नर्स बैठी है। डॉक्टर बर्थरम से मिलने की बात करता है तो जवाब मिलता है वो जा चुके हैं। स्टाफ पूरी तरह बदल चुका है, मानो रे किसी दूसरे अस्पताल में आ गया हो। रे का गुस्सा अब काबू से बाहर होने लगता है। फोन पर बात कर रही नर्स बीच में सहकर्मी से गपिन मारने लगती है। खिड़की से बाहर मेडिकल कचरा फेंके जाने का वही अजीब नजारा दिखता है और सामने बैठी औरत का जवाब सुनकर रे का धैर्य पूरी तरह टूट जाता है। वो सीधा इलाज वाले इलाके में घुस जाता है, उसी बेड तक पहुंचता है जहां सुबह उसकी बेटी लेटी थी। शोर सुनकर सिक्योरिटी और एक और डॉक्टर आ जाते हैं। रे कुछ समझा पाए इससे पहले ही उसकी नजर उस वार्ड बॉय पर पड़ती है जो सुबह से शिफ्ट में है और यही बात रे के पागलपन को साबित करने के काम आती है। सिर में चोट लगी है, दिमाग भटक गया है। यही मानकर उसे शांत करने का इंजेक्शन लगाकर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, लेकिन रे को यकीन है कि उसकी याददाश्त सही है। उसे पक्का यकीन है कि इस अस्पताल में कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है और उसकी पत्नी बेटी खतरे में है। नशा असर करने से पहले ही वो कमरे में कुछ ढूंढ निकालता है। एड्रेनालिन के इंजेक्शन एक काफी नहीं होता, वो 2 और लगा लेता है। शीशा तोड़कर हाथ पर तौलिया लपेटकर वो किसी तरह सिक्योरिटी को चकमा देकर वहां से निकल भागता है। रास्ते में गिरे मेडिकल कचरे के डिब्बे पर उसकी नजर नहीं पड़ती। गाड़ी में बैठकर बेटी का MP3 प्लेयर देखते ही उसे एक नया रास्ता सूझता है। पुलिस 2 पुलिस वाले उसकी बात सुनकर उसे वापस अस्पताल ले जाते हैं। सिक्योरिटी वाले उसे पागल बताते हैं, लेकिन एक अश्वेत अफसर जांच पर अड़ा रहता है। मगर अस्पताल का पूरा स्टाफ एक ही कहानी दोहराता है और रे अकेला पड़ जाता है। तभी वही बुजुर्ग डॉक्टर वापस बुलाए जाते हैं जिन्होंने सुबह CT स्कैन की सलाह दी थी। रे उम्मीद से उनकी तरफ देखता है, यकीन है कि वो सच बताएंगे, लेकिन डॉक्टर की कहानी पूरी तरह अलग निकलती है। वो कहते हैं रे किसी कार एक्सीडेंट में यहाँ आया था, अकेला, और अपनी पत्नी का नाम AB बताता रहा। AB रे की वो पहली पत्नी जिसकी मौत एक कार हादसे में हो चुकी थी। पहली बार रे को खुद पर शक होने लगता है, क्या वो सच में पागल हो गया है? फिर उसे याद आता है इंश्योरेंस रिकॉर्ड में AB का नाम दर्ज है और
वो जासूस नुमा औरत ये जानती थी। शक की सुई फिर पलटती है। कोई कहता है एक आसान तरीका है सच जानने का, सीसीटीवी फुटेज। अगर उसमें उसकी पत्नी बेटी दिखे तो अस्पताल का झूठ बेनकाब हो जाएगा। रिसेप्शन की एंट्री टाइम के हिसाब से फुटेज निकाला जाता है। पुराना सिस्टम है, हर मिनट में सिर्फ 30 सेकंड रिकॉर्ड होता है, पर पत्नी बेटी जहां बैठी थी वो हिस्सा कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट में आता है। मरीजों की प्राइवेसी के नाम पर इलाज वाले इलाके में कैमरे ही नहीं है। बिना सर्च वारंट के पुलिस भी आगे नहीं बढ़ सकती। रे को अचानक याद आता है जहां बेटी गिरी थी उसके पास एक पेट्रोल पंप था। वहां का दुकानदार उन्हें गाड़ी में जाते देख चुका है। ठीक इसी वक्त अस्पताल वाले दावा करते हैं कि उनके पास मामला सुलझाने वाला कोई मिल गया है। कमरे की तरफ जाते हुए रास्ते में रे को कुछ दिखता है जिससे उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। बेड के नीचे लटका बेटी का वही मफलर। उसे पहचानने में एक पल नहीं लगता, लेकिन पुलिस को यह साबित करने का कोई तरीका नहीं। अब सामने आता है अस्पताल का मनोचिकित्सक, शांत, समझदार, भरोसेमंद दिखने वाला। रे को अलग कमरे में ले जाकर वो पूरी कहानी सुनता है, फिर अचानक बात मोड़ देता है। पता चलता है रे की फाइल में शराब की लत का जिक्र है। डॉक्टर शक जताता है कहीं एबी की मौत की वजह रे की शराब तो नहीं थी, और अब मौजूदा पत्नी बेटी के मामले में भी वो एक बड़ा अंदेशा जताता है। चलो उस जगह चलते हैं जहां बेटी गिरी थी। रात के अंधेरे में सब उस पेट्रोल पंप पहुंचते हैं, साथ में पुलिस की खोजी टीम भी। मनोचिकित्सक के शक के मुताबिक कहीं रे की पत्नी बेटी सच में उस गड्ढे में तो नहीं, और खुद रे को इसका होश ही नहीं। बर्फ हटाने पर एक छोटा सा आईना मिलता है बेटी का। रे को यकीन है ये उसके गिरने के वक्त गिरा होगा, लेकिन उसी बर्फ के नीचे कुछ और भी मिलता है। गाढ़ा तीखी गंध वाला खून का धब्बा। पूछा जाता है ये तुम्हारी बेटी का खून है? रे भ्रमित होकर कभी कहता है ये मेरा है, कभी कह बैठता है मैंने अपनी बेटी के सिर पर मारा। ये सुनते ही सब उसे मुजरिम मान लेते हैं। वो थका हुआ अफसर भी अब उसे दोषी मान चुका है। रे का दिमाग अब सच और भ्रम में फर्क नहीं कर पा रहा। क्या वो कुत्ता सच में था या सिर्फ उसकी कल्पना? क्या उसने अपनी पत्नी बेटी को खुद नुकसान पहुंचाया? पुलिस उसे गिरफ्तार करने ही वाली होती है कि तभी खोजी कुत्ता अचानक भौंकना शुरू कर देता है। टॉर्च की रोशनी में सामने वही आवारा कुत्ता खड़ा दिखता है, शांत, जिंदा। रे को एक पल के लिए राहत मिलती है, लेकिन अगले ही पल वो अफसर की बंदूक छीन लेता है। उसे एहसास होता है कि उसे बहलाया जा रहा था। वो उसी मनोचिकित्सक को बंधक बनाकर सबको पंप के गोदाम में बंद कर देता है। डॉक्टर से चाबी छीनकर गोदाम का दरवाजा लॉक करता है और पुलिस की गाड़ी लेकर पूरी रफ्तार से अस्पताल की तरफ निकल पड़ता है। पूरे दिन की उलझन के बाद रे पहली बार पूरी तरह ठान चुका है। इस बार न कोई बातचीत, न कोई मदद का इंतजार। रास्ते में नर्सरी रूम के सामने रुकर वो एक अनजान नवजात को देर तक निहारता है। उसकी पहली पत्नी एबी के गर्भ में जो बच्चा कभी दुनिया में नहीं आ सका, उसकी याद ताजा हो जाती है। गहरी सांस लेकर वो एक डॉक्टर का सफेद कोट पहन लेता है और लिफ्ट की तरफ बढ़ता है, उसी रहस्यमयी निचली मंजिल की तरफ जहां उसकी पत्नी बेटी को ले जाया गया था। लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है दरवाजे पर एक चाबी वाला ताला लगा है। वही सिक्योरिटी गार्ड जिसने पहले उससे बदसलूकी की थी अब उसका रास्ता रोकता है। चाबी देकर जान बचाई जा सकती थी, लेकिन गार्ड मानो जान की बाजी लगाकर भी रे को नीचे जाने से रोकना चाहता है। शुरुआत में रे कमजोर पड़ता दिखता है, लेकिन बेटी और पत्नी की जान का ख्याल आते ही उसमें एक नई ताकत आ जाती है। मौका देकर वो गार्ड को पीछे से पकड़ता है और आखिरकार वो चाबी हासिल कर लेता है। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और सामने का नजारा ऊपर के चमकते दमकते अस्पताल से बिल्कुल उलट है। सुनसान, डरावना, बदबूदार। एक कूड़ेदान में हिलती हुई कोई चीज दिखती है, वही गुड़िया जो ब्रूस ने बेटी को दी थी। वार्ड बॉय जो ट्रॉलियां धकेल रहे हैं उनमें कुछ ऐसा है जिसे देखने की हिम्मत किसी में नहीं। एक कमरे में छिपकर रे को अपनी सबसे बड़ी आशंका सच होते दिखती है। स्ट्रेचर पर लाए गए मरीजों के शरीर से अंगों को निकाला जा चुका है, बस खोखले शरीर बचे हैं, किसी पैकेज्ड सामान की तरह। एक वार्ड बॉय के पीछे पीछे रे ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचता है। हाथ में बंदूक लिए वो शीशे से अंदर झांकता है और वहां दिखती है एक छोटी जानी पहचानी सूरत, उसकी बेटी पैरी। राहत की बात ये कि ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ और बेटी की हालत स्थिर है। रे सबको मास्क उतारने का हुक्म देता है और नीचे से निकलते हैं वही जाने पहचाने चेहरे जो शुरू से ही एक भेस में उसके सामने थे। पत्नी जोआना भी वहीं मिलती है। वही बुजुर्ग डॉक्टर आखिरी वक्त तक झूठ बोलने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि जब रे उन्हें छोड़कर जाने ही वाला होता है। इसी बीच टूटी ऑक्सीजन पाइप से माहौल में गैस भर जाती है, एक चिंगारी और धमाका हो जाता है। धमाके से लड़खड़ाते हुए रे किसी तरह उठ खड़ा होता है और पत्नी बेटी को लेकर उस भयानक जगह से निकलने की कोशिश करता है। रास्ते में वही ब्रूस उसे रोकने की कोशिश करता है, हाथ जोड़कर कहता है हम सिर्फ मदद करना चाहते हैं, बंदूक नीचे रख दो। लेकिन रे अब और झूठ सुनने की हालत में नहीं है। आखिरकार वो कामयाब होता है। देर से पहुंची पुलिस के बगल से गुजरता हुआ वो अपनी पत्नी बेटी को लेकर वहां से निकल जाता है, मानो किसी बुरी ताकत से अकेले जीतकर लौटा कोई हीरो।